कितना स्टूडेंट जुड़ा हुआ बताइएगा। ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हिस्ट्री के क्लास, अभी जो क्लास है वो हिस्ट्री का क्लास होगा। आप लोग को पता भी होगा, आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है अभी वर्तमान में। इससे पहले वाले टॉपिक जो था हम लोग देख रहे थे वो रंजीत सिंह और उसका प्रशासन। रंजीत सिंह 18वीं सदी पंजाब का एक शासक रंजीत सिंह और उसके प्रशासन के विषय में हमने पढ़ा था। आज जो टॉपिक होगा वो है आंग्ल सिख संघर्ष। आंग्ल सिख संघर्ष अर्थात अंग्रेजों और सिखों के बीच जो संघर्ष होता है और उस संघर्ष के पश्चात पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार कायम होता है। आज हम लोग उसी संघर्ष पर गौर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो आइए, पहला, प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष 1845-46। प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष पर गौर कीजिए। यह 1845-46 में लड़ा गया अंग्रेजों और सिखों के बीच। इस संघर्ष से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहला जो बात है कि इस संघर्ष का कारण क्या था। हम आंग्ल सिख संघर्ष का कारण क्या था? कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भारत में अंग्रेज व्यापार करते हुए महसूस किया कि यदि उन्हें भारत के व्यापार पर से ज्यादा मुनाफा कमाना है तो भारत की राजनीतिक सत्ता पर उन्हें अपना नियंत्रण बनाना पड़ेगा। और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उनके द्वारा भारत के विभिन्न देशी रियासतों के साथ सैनिक संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो इसी सैनिक संघर्ष के क्रम में आज आप प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष को देख रहे हैं। का कारण था अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। ठीक है, इस युद्ध में अर्थात प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष में कई छोटी छोटी लड़ाइयां अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ी गई, जैसे मुदक्की, फिरोज शाह, ओलीवाल, साबराव। मुदक्की, फिरोज शाह, ओलीवाल और साबराव। ठीक है, संघर्ष या लड़ाइयां। मुदक्की, फिरोज शाह, ओलीवाल, साबराव। साबराव की लड़ाई 1846 में लड़ा गया और प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष का यह सबसे निर्णायक लड़ाई था, साबराव की लड़ाई। और इस लड़ाई में सिखों की हार होती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप तो ये था प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष 1845-46 में लड़ा गया। कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। इस युद्ध में अनेक संघर्ष लड़ाइयां लड़ी गई, जैसे मुदक्की की लड़ाई, फिरोज शाह, ओलीवाल, साबराव। ठीक है, और
इन लड़ाइयों में सिखों की हार हुई। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप तो इस प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का क्या परिणाम हुआ? सिखों की पराजय। सिखों की पराजय। सिखों की पराजय हुई, यानी सिख पराजित हुए। परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि। किसकी संधि? लाहौर की संधि जो 1846 में अंग्रेजों और सिखों के बीच किया गया, लाहौर की संधि। ठीक है। लाहौर की संधि में कुछ ऐसी शर्तें थी जो सिखों के लिए अपमानजनक थी, लेकिन इससे अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ। तो आपको उन कुछ शर्तों पर गौर कीजिए और उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ। ठीक है। तो सबसे पहला जो शर्त था, सतलज नदी के दक्षिणी भाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य कायम हुआ। पहला शर्त, सतलज नदी के दक्षिणी भाग पर अंग्रेजों का आधिपत्य कायम हुआ। ठीक है। यानी कि सतलज नदी के दक्षिणी, यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत, यानी कि रंजीत सिंह यानी सिखों के पूरब की ओर यानी दक्षिण की ओर प्रसार पर या दक्षिण की ओर उनके विस्तार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा, सिख सेना में कटौती की गई, यानी सिखों की जो सेना थी उसमें कटौती की गई और लगभग आधी सेना को भंग कर दिया गया। परिणाम स्वरूप सैनिक दृष्टिकोण से सिखों की शक्ति काफी कमजोर हो गई। और अगला जो महत्वपूर्ण था शर्त, वो था लाहौर दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट, क्योंकि सिखों की राजधानी लाहौर थी और लाहौर में ही सिखों का सिख राजा जो थे उनका दरबार लाहौर में था, और उसी दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई जिसका नाम था सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है। सर हेनरी लॉरेंस। लाहौर की संधि का तो शर्त आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। दरबार में सर हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। सर हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग गौर कीजिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो लड़ा गया, उस युद्ध में ब्रिटिश सेनापति सर यूगव था, और उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर का नाम था लॉर्ड हार्डिंग्स। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग्स। और युद्ध में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में ब्रिटिश सेनापति सर ह्यूगव। ठीक है। और प्रधान सेनापति लॉर्ड गफ। ठीक है। उस समय सिख शासक था दिलीप सिंह और सिख सेनापति था लाल सिंह। आगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ी हुई इन बातों को आप गौर कीजिएगा। जैसे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो ब्रिटिश सेनापति था वो सर ह्यूगफ था। सर ह्यूगफ। ठीक है। ब्रिटिश सेनापति। सिख सेनापति लाल सिंह। ठीक है।
और गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। फिर ये है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से जुड़े हुए तथ्य जो है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उस समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख शासक यानी सिख राजा का नाम कौन क्या था? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग उसको याद रखिए। तो ये था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है। ब्रिटिश सेनापति सर ड्यूलफ, सिख सेनापति लाल सिंह, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स और सिख राजा दिलीप सिंह। अब आते हैं हम लोग द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को आप लोग देखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ी हुई जो तथ्य है उसको आप लोग गौर से इस पर भी गौर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कि यह लड़ाई 1848 और 49 के बीच लड़ा गया। यानी 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। ठीक है। कारण हिंदुस्तान के गवर्नर राज का विद्रोह। क्या कारण है? हिंदुस्तान के गवर्नर मूल राज का विद्रोह। ठीक है। इस विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश सेना को बहाना मिल गया और उसने सिखों पर आक्रमण किया। लेकिन वास्तव में विद्रोह का कारण जो लाहौर दरबार में जो ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस था उसका व्यवहार था। अर्थात सर हेनरी लॉरेंस का जो व्यवहार था वो वास्तव में सिख या मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह को प्रेरित किया था। अब ये पहला हुआ कारण। दूसरी बात जो है कि इस लड़ाई में भी कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, जैसे चिलियावाला युद्ध, गुजरात युद्ध। ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई। लड़ाइयां वाला 1848 और 10। ठीक है। चिड़िया वाला युद्ध जो है अर्थात द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से में जो महत्वपूर्ण संघर्ष लड़ा था उसमें पहला था चिड़िया वाला का युद्ध जो 1848 में लड़ा गया। और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड डफ ने किया। ठीक है। लेकिन इस लड़ाई का जो परिणाम हुआ वो अनिर्णित था। दोनों ही पक्ष में किसी की जीत नहीं हुई। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई इस दौरान उसका नाम है गुजरात। ठीक है। 1849 और इसमें सिखों की निर्णायक हार हुई।
पे आप लोग गौर से देखिएगा कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो पहला लड़ाई हुआ था चिलियावाला युद्ध, उसमें वह युद्ध अनिर्णित रहा, अर्थात उसमें किसी भी पक्ष को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ा गया उसका नाम था गुजरात युद्ध, और यह तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता था, और यह 1849 में लड़ा गया। ठीक है, इस युद्ध में सिखों की निर्णायक हार होती, अर्थात सिख पूर्ण रूप से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स नेपियर। ठीक है, और वहीं सिख सेना का नेतृत्व जो कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था शेर सिंह। ठीक है, और इस युद्ध के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। तो ये था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब इससे ही रिलेटेड एक और बात है जो आप लोग गौर कीजिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जैसा कि सिखों की पराजय होती है और इस युद्ध का क्या परिणाम होता है, तो परिणाम पर भी आप लोग गौर कीजिए। परिणाम पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, यानी पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? तो महाराज पंजाब के जो उस समय महाराज राजा थे दिलीप सिंह, तो 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन और इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, तो ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का परिणाम था। पंजाब जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और उस समय के तत्कालीन महाराज दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार पंजाब पर ब्रिटिश प्रभुता की स्थापना हुई और इसी के साथ आंग्ल सिख संघर्ष समाप्त हुआ। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब आगे जो टॉपिक हम शुरू करेंगे उसका नाम है गवर्नर जनरल। गवर्नर इस पर थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग सुन लीजिए। 1757 में पलासी की विजय के पश्चात बंगाल पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई और बाद में 1764 के बक्सर युद्ध के बाद बंगाल पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। इसके बाद बंगाल को केंद्र बनाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे यानी करीब 100 वर्षों में उन्होंने संपूर्ण भारत को जीत लिया। लेकिन भारत में अंग्रेजी विजय के पश्चात इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जीते हुए भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति करती थी। तो यहाँ पे आपको हम 1757 से लेकर
1857 के विद्रोह तक, अर्थात जब तक कंपनी का शासन था, यानी कंपनी के अधीन नियुक्त गवर्नर्स के विषय में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे या जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इसके नाम से आप लोग बड़े परिचित होइएगा। कहता है कि इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव के जीवन को या रॉबर्ट क्लाइव के भारत में उसके कार्यों को यदि देखा जाए तो उसको दो भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में 2 बार गवर्नर के रूप में कार्य करने का मौका मिला। पहला जो था वो 1757 से 1759 और दूसरा था 1765 से 1767। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम कार्यकाल, 1757 से 1759। ठीक है, इसको गौर कीजिएगा। पलासी के विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव, जो कि पलासी के विजय का नायक था, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे कंपनी के गवर्नर अर्थात कलकत्ता स्थित कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, तो उसके प्रथम कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर आप गौर कीजिए। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव वास्तव में कंपनी के क्लर्क के रूप में भारत आया था, लेकिन भारत आकर उसने जिस शौर्य, साहस और योग्यता का परिचय दिया, जल्द ही वह तरक्की करते हुए गवर्नर के पद पर आसीन हो गया। तो उसके प्रथम कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना जो है उस पर गौर कीजिए। सबसे पहला पलासी है, ठीक है। दूसरा बेदरा बागी, 1759, ये 1757। पलासी के युद्ध से आप लोग परिचित होइएगा। पलासी का जो युद्ध था, जैसा कि आप जानते होंगे कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध में क्लाइव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, और उसने अपने, या यूं कहिए कि अपनी कूटनीति और सैन्य क्षमता का परिचय देते हुए सिराजुद्दौला को पराजित किया और बंगाल की गद्दी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसी प्रकार बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया। यह युद्ध अंग्रेजों एवं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1759 में लड़ा गया, और इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई और डच भारत के से स्थापित कर दिए गए। अर्थात भारत में डचों की सत्ता जो थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई, और अंग्रेजों ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी को भारत से बाहर कर दिया, और उस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध, जो 1759 में लड़ा गया। और उस समय भी क्लाइव ही भारत में ब्रिटिश सेना को लीड कर रहा था, अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन प्रशासन को लीड कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं क्लाइव का दूसरा कार्यकाल। क्लाइव का दूसरा कार्यकाल, क्लाइव का दूसरा कार्यकाल जो क्लाइव का था वो 1765 से 1767 था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1764 में बक्सर की विजय के साथ ही
बंगाल पर पूर्ण रूप से ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना हुई और उसके बाद बंगाल के प्रशासन को व्यवस्थित करने की दिशा में अंग्रेजों द्वारा प्रयास किया गया और अंग्रेजों ने खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि जिस प्रकार बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना क्लाइव ने किया था, उन्हें एक बार क्लाइव को बंगाल के प्रशासन को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दी जाए और उन्होंने 1765 में दोबारा क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, जो 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। तो क्लाइव जब दोबारा बंगाल आया तो उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके महत्वपूर्ण कार्यों पर आप लोग गौर कीजिएगा। तो सबसे पहला कार्य उसने क्या किया, तो 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि। 12 अगस्त 1765 क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की। ठीक है, के साथ शाह आलम के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की। संधि की शर्तों के फलस्वरूप कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी। दीवानी मतलब कर वसूली का अधिकार। ठीक है, कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी अधिकार अर्थात कर वसूलने का अधिकार जो था वो 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा प्राप्त। ठीक है, दूसरा कार्य उसने क्या किया, या इस संधि यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत जो पहला था कंपनी को दीवानी अधिकार, दूसरा जो था मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन को कंपनी द्वारा दिया जाना मंजूर किया गया। अर्थात मुगल सम्राट शाह आलम को बदले में 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन कंपनी ने। वार्षिक पेंशन शाह आलम द्वारा, अर्थात इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ये दो प्रमुख शर्तें या बातें इसमें सम्मिलित। अब आते हैं क्लाइव का दूसरा कार्य। दूसरा कार्य था इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765 को कंपनी ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि की और इस संधि के तहत अवध से यानी शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और करा का जिला मुगल सम्राट शाह आलम को देने का निर्णय किया गया, जो पहली महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, अर्थात इलाहाबाद और करा का जिला
शाह आलम को देने का निर्णय। और कीजिएगा आप लोग, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला को शाह आलम सॉरी इलाहाबाद और करा का जिला मुगल सम्राट शाह आलम को देने की बात माननी पड़ी। तो ये था इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि जो क्लाइव के द्वारा किया गया था। क्लाइव का अगला कार्य था बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन। क्लाइव ने बंगाल की समस्या का समाधान करने के लिए बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था को शुरू किया। अब आप लोग के मन में यह विचार होगा कि वास्तव में यह द्वैत शासन होता क्या है। तो द्वैत मतलब दोहरा शासन। दोहरा शासन, यहाँ दोहरा शासन करने का तात्पर्य क्या है कि बंगाल के दो शासक थे हुए, एक कंपनी और दूसरा बंगाल का नवाब। तो यहाँ पे आप समझिए कि क्लाइव ने, अभी मैंने आपको बताया कि मुगल सम्राट शाह आलम से उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त किया। तो दीवानी अधिकार का मतलब हुआ कर वसूलने का अधिकार। वहीं दूसरी ओर उसने बंगाल के नवाब के साथ संधि किया और उस संधि के तहत उसे बंगाल के नवाब ने निजामत का अधिकार प्रदान किया। निजामत मतलब सैनिक प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, पुलिसिंग, ये सब अधिकार उसे कंपनी को मिला। तो इस प्रकार दीवानी और निजामत दोनों ही अधिकार कंपनी को मिल गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि कंपनी भारत की व्यवस्था से अभी तक पूरी तरह परिचित नहीं थी, अतः उसने महसूस किया कि वो जब तक इस व्यवस्था को समझ न ले तब तक उसने क्या किया कि अपने दीवानी क्षेत्रों से कर वसूलने के लिए उसने भारतीय दीवानों को नियुक्त किया, जैसे मोहम्मद रजा खान बंगाल और राजा सिताब राय बिहार। दूसरी बात, सैनिक जिम्मेदारी तो उसने लिया, अर्थात बंगाल का बाहरी शत्रुओं से रक्षा का भार उसने उठा लिया, लेकिन बंगाल की पुलिसिंग को उसने नवाब के कंधों पर डाल दिया। तो इस प्रकार कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जो थी वो नवाब के ही कंधे पर थी, और वही कर वसूलने की जिम्मेदारी यानी करों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार एक क्षेत्र दो शासक, एक पर उत्तरदायित्व और दूसरे पर, अर्थात एक के पास उत्तरदायित्व था लेकिन उसके पास अधिकार नहीं था और वह था बंगाल का नवाब। वहीं दूसरी ओर जिसके पास अधिकार था उनके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं था, जैसे कंपनी। तो इस प्रकार ऐसी व्यवस्था में बंगाल की स्थिति काफी नाजुक और दयनीय हो जाती है। बाद में इस पर हम फिर आएंगे। पहले यहाँ पर आप लोग बंगाल के द्वैत शासन को आप लोगों ने देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप बंगाल के द्वैत शासन को पूरी तरह समझ भी गए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लाइव का अगला कार्य, सोसाइटी। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना। क्लाइव का दूसरा कार्य था सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना। ये सोसाइटी फॉर ट्रेड क्या था? इससे जुड़ा हुआ है नमक, आदि, तंबाकू। तो अब क्लाइव ने
अधिकारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार कर कर मुनाफा कमाते थे, क्लाइव ने इससे कंपनी के राजस्व को हानि हो रही थी, तो क्लाइव ने उस पर रोक लगा दिया। लेकिन उसने इसके लिए लेकिन कंपनी के कर्मचारियों की आमदनी को कंपनसेट करने के लिए उसने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की, जिसके तहत नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर कंपनी के पूर्ण अधिकार को बनाए रखा गया। अर्थात नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापार केवल कंपनी ही करेगी और इससे जो मुनाफा आएगा वो कंपनी के भागीदारों के बीच बांट दिया जाएगा। अर्थात तो इस प्रकार यह सोसाइटी फॉर ट्रेड बना।